जंग वॉर क्या होती है? जंग या युद्ध का मतलब है दो या दो से ज्यादा देशों, समूहों या लोगों के बीच होने वाला एक बड़ा झगड़ा या टकराव जिसमें अक्सर हिंसा शामिल होती है। ये सिर्फ लड़ना झगड़ना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण होते हैं। जंग क्यों होती है? मुख्य कारण: जमीन या संसाधनों पर कब्जा, जैसे तेल, पानी या उपजाऊ भूमि को हथियाना। विचारधाराओं या धर्मों में टकराव, जब लोगों के सोचने के तरीके या विश्वास एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों और वे इसे थोपना चाहें। सत्ता या ताकत की होड़, कोई देश या समूह दूसरों पर अपना दबदबा बनाना चाहे। आर्थिक हित, व्यापारिक फायदे या वित्तीय लाभ के लिए। ऐतिहासिक विवाद या बदला, पुराने झगड़ों या अन्याय का हिसाब चुकता करना। अंदरूनी अस्थिरता, किसी देश में सरकार कमजोर हो या बड़े विरोध प्रदर्शन हो जिससे गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। जंग के भयानक परिणाम: जंग सिर्फ तबाही ही नहीं लाती, बल्कि इसके दूरगामी और बेहद बुरे असर होते हैं। जान माल का नुकसान, लाखों लोग मारे जाते हैं, शहर और गांव बर्बाद हो जाते हैं। विस्थापन, लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी बन जाते हैं। मानसिक आघात, युद्ध में शामिल लोगों, सैनिक और नागरिक को गहरे मानसिक और भावनात्मक सदमे लगते हैं। भूखमरी और बीमारियां, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ जाती हैं, खाने पीने की कमी हो जाती है। अर्थव्यवस्था पर असर, देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उन्हें उबरने में सालों लग जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होना, देशों के बीच के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। पर्यावरण को नुकसान, बमबारी और हथियारों के इस्तेमाल से पर्यावरण भी प्रभावित होता है। जंग को रोकने के प्रयास: इंसानियत हमेशा से जंग से बचने और शांति बनाए रखने की कोशिश करती रही है। बातचीत और कूटनीति, समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाना। अंतर्राष्ट्रीय कानून, ऐसे नियम बनाना जो युद्ध के दौरान मानवीय व्यवहार और युद्ध बंदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करें, जैसे जिनेवा कन्वेंशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र, यूएन जैसे संगठन शांति बनाए रखने, विवादों को सुलझाने और मानवीय सहायता देने का काम करते हैं। हथियारों पर नियंत्रण, खतरनाक हथियारों के उत्पादन और इस्तेमाल को रोकना। यही है कि पारंपरिक युद्ध, ट्रेडिशनल वॉरफेयर में बहुत कुछ आमने सामने की लड़ाई जैसा होता था। इसमें शारीरिक बल, तलवारबाजी का कौशल और व्यक्तिगत बहादुरी का बहुत महत्व था। लेकिन समय के साथ तकनीक बदली और इसके साथ ही युद्ध का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। क्यों बदला युद्ध का तरीका? एक, टेक्नोलॉजी का विकास। गोला बारूद और बंदूकें, सबसे पहले बारूद और फिर बंदूकों के आने से युद्ध दूर से होने लगा। अब सैनिक बिना करीब आए भी दुश्मन को निशाना बना सकते थे। तोपें और लंबी दूरी के हथियार, तोपों ने बहुत दूर से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करना संभव बना दिया। हवाई जहाज और मिसाइलें, 20वीं सदी में हवाई जहाज आए जिनसे ऊपर से बम गिराना आसान हो गया। फिर मिसाइलों ने तो हजारों किलोमीटर दूर से भी हमला करने की क्षमता दे दी। ड्रोन और साइबर युद्ध, 21वीं सदी में ड्रोन आ गए जिनसे बहुत कम लागत पर और बिना किसी सैनिक को जोखिम में डाले दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। साइबर युद्ध तो ऐसा है जहां कोई गोली नहीं चलती, लेकिन दुश्मन के कंप्यूटर सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप किया जा सकता है। 2, कम नुकसान की कोशिश। अपनी तरफ हर देश या सेना ये चाहती है कि युद्ध में उसके अपने सैनिकों का कम से कम नुकसान हो। दूर से हमला करने वाले हथियार इस मकसद को पूरा करते हैं। जहां पहले 100 सैनिक एक साथ तलवार लेकर जाते थे, वहीं अब एक मिसाइल अकेले वो काम कर सकती है। 3, बड़े पैमाने पर तबाही की क्षमता। आधुनिक हथियार इतने विनाशकारी हैं कि वे पल भर में पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। आमने सामने की लड़ाई में इतनी बड़ी तबाही संभव नहीं थी। 4, रणनीतिक बदलाव। आज की जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में, समुद्र में, अंतरिक्ष में और साइबर स्पेस में भी लड़ी जाती है। दुश्मन को भ्रमित करना, उसकी सूचनाओं को रोकना और उसकी सप्लाई लाइनें काटना, ये सब दूर से ही किए जाते हैं। दर्शन करा चला गया, क्यों है सच्चाई? ये मुहावरा आधुनिक युद्ध की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। अब सैनिक अक्सर अपने दुश्मन को देखते भी नहीं है। एक मिसाइल ऑपरेटर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर सकता है। एक ड्रोन पायलट सुरक्षित अपने बेस पर बैठकर दुश्मन के इलाके में निगरानी और हमला कर सकता है। साइबर हमलों में तो दुश्मन एक अदृश्य इकाई होता है जो कंप्यूटर कोड के पीछे छिपा होता है। इस पर विचार, क्या ये सही है? यह एक नैतिक और मानवीय सवाल भी पैदा करता है। क्या ये सही है कि युद्ध इतना अव्यक्तिगत, इम्पर्सनल हो गया है? कुछ लोग मानते हैं कि ये सैनिकों की जान बचाने के लिए जरूरी है। वहीं कुछ लोग तर्क देते हैं कि इससे युद्ध की क्रूरता और बढ़ जाती है, क्योंकि हमलावर को सीधे तौर पर अपने किए का नतीजा नहीं दिखता। जब कोई सैनिक आमने सामने लड़ता है तो उसे हिंसा की भयावहता का सीधा अनुभव होता है, जबकि दूर से हमला करने वाले को शायद ये एहसास न हो। कुल मिलाकर युद्ध का तरीका टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही बदल गया है। अब ये सिर्फ बहादुरी और ताकत का खेल नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति का खेल ज्यादा है कि क्या जंग के तहत किसी को मार देना या चोट पहुंचाना सही है? जंग में मारना या चोट पहुंचाना एक जटिल विषय। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा हाँ या नहीं में जवाब नहीं है, क्योंकि ये युद्ध की नैतिकता, मोरालिटी, कानून, लीगैलिटी और वास्तविकता, रियलिटी से जुड़ा है।
वास्तविकता में जी हाँ, जंग का मूल उद्देश्य ही दुश्मन को कमजोर करना या उसे हराना होता है। इसमें अक्सर दुश्मन सैनिकों को मारना या उन्हें चोट पहुंचाना शामिल होता है ताकि वे युद्ध जारी न रख सकें। सेनाओं को इसी के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब कोई देश युद्ध में होता है तो उसके सैनिक दुश्मन के खिलाफ बल का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होते हैं, जिसमें जान लेना भी शामिल है। यह युद्ध का एक कड़वा और भयानक पहलू है। नैतिकता और कानून की दृष्टि से हालांकि युद्ध में मारना एक सच्चाई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, जिसे युद्ध के कानून लॉज ऑफ वॉर भी कहते हैं, यह तय करता है कि युद्ध में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। इन कानूनों का मकसद युद्ध की क्रूरता को कम करना है। नागरिकों को निशाना बनाना मना है। युद्ध के कानूनों के तहत निहत्थे नागरिकों, अस्पतालों, स्कूलों या सांस्कृतिक स्थलों पर हमला करना युद्ध अपराध वॉर क्राइम माना जाता है। युद्ध बंदियों के अधिकार दुश्मन के उन सैनिकों को मारना मना है जो हथियार डाल चुके हों या घायल हों और अब लड़ नहीं रहे हों। उन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है और उनके कुछ अधिकार होते हैं। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग, उतना ही बल प्रयोग करने की अनुमति है जितनी सैन्य उद्देश्य के लिए जरूरी हो। अनावश्यक या अत्यधिक क्रूरता की अनुमति नहीं है। भेदभाव का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन सैनिकों को हमेशा लड़ाकों कॉम्बैटेंट्स और गैर लड़ाकों नॉन कॉम्बैटेंट्स के बीच अंतर करना चाहिए और केवल लड़ाकों को ही निशाना बनाना चाहिए। तो संक्षेप में, युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन के लड़ाकों को मारना या घायल करना युद्ध का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है, लेकिन ऐसा करने की भी अपनी सीमाएं और नियम होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा निर्धारित होते हैं ताकि अनावश्यक क्रूरता और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन न हो। जब इन नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे युद्ध अपराध कहा जाता है और उसके लिए जवाबदेही तय की जा सकती है। ये युद्ध की एक बहुत ही दुखद और जटिल सच्चाई है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, युद्ध का तरीका तकनीक के विकास के साथ बहुत बदल गया है। अब ये सिर्फ तलवारों या बंदूकों से आमने सामने की लड़ाई नहीं रही। आधुनिक युद्ध में परमाणु बम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे हथियार एक गेम चेंजर बन गए हैं और इनसे जुड़ी चुनौतियां और खतरे बहुत बड़े हैं। 1. परमाणु बम और युद्ध एक विनाशकारी निवारक। परमाणु बम युद्ध के संदर्भ में सबसे बड़ा खतरा है। विनाशकारी शक्ति। एक परमाणु बम कुछ ही पलों में पूरे शहर को तबाह कर सकता है, लाखों लोगों को मार सकता है और सदियों तक भयानक विकिरण रेडिएशन फैला सकता है। निवारक के रूप में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वे देशों को सीधे युद्ध में जाने से रोकते हैं। इसे परमाणु निवारण न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक देश के पास परमाणु हथियार हैं, तो दूसरा देश उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि जवाब में उसे भी परमाणु हमले का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दोनों ही खत्म हो सकते हैं। इसे आपसी सुनिश्चित विनाश म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन -MAD का सिद्धांत भी कहते हैं। बढ़ता खतरा। दुनिया में अभी भी कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं और नए देश भी इन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे किसी भी समय गलती से या जानबूझकर परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा बना रहता है, जिसके परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। छोटी सी गलतफहमी या तकनीकी खराबी भी बड़ी तबाही ला सकती है। पारंपरिक युद्धों पर असर। परमाणु हथियार रखने वाले देश आमतौर पर एक दूसरे से सीधे बड़े पैमाने पर पारंपरिक युद्ध जैसे टैंकों और सैनिकों की बड़ी लड़ाई से बचते हैं, लेकिन वे छोटे या प्रॉक्सी युद्धों में शामिल हो सकते हैं जहां परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता। 2. AI और युद्ध। भविष्य के युद्धों का रूप। AI अभी सीधे तौर पर बम नहीं गिराता, लेकिन ये युद्ध के हर पहलू को बदल रहा है। स्वायत्त हथियार प्रणाली ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स AWS ये AI का सबसे डरावना उपयोग है। ये ऐसे हथियार हैं जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। इन्हें किलर रोबोट्स भी कहा जाता है। खतरा। अगर AI को हमले का फैसला लेने की पूरी आजादी दे दी जाए तो गलत पहचान, तकनीकी खराबी या अनजाने में किसी नागरिक पर हमला करने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। नैतिक रूप से भी ये सवाल उठता है कि क्या किसी मशीन को जीवन मृत्यु का फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। निगरानी और जासूसी। AI कैमरों, ड्रोनों और सैटेलाइट से मिली जानकारी का विश्लेषण करके दुश्मन की गतिविधियों का पता लगा सकता है, जिससे खुफिया जानकारी जुटाने में बहुत मदद मिलती है। लॉजिस्टिक्स और रणनीति। AI सेनाओं को रसद सप्लाई पहुंचाने, सैनिकों की तैनाती करने और युद्ध की रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। साइबर युद्ध। AI साइबर हमलों को ज्यादा प्रभावी बना सकता है, दुश्मन के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर सकता है और उनकी महत्वपूर्ण प्रणालियों को ठप कर सकता है। ये बिना गोली चलाए भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। सूचना युद्ध और प्रचार। AI का उपयोग गलत जानकारी, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने, सोशल मीडिया पर प्रचार करने और दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए किया जा सकते हैं।
क्या आज के दौर में कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर सकता है? हाँ, लेकिन ये पहले जितना सीधा और आसान नहीं रहा। इसके कई कारण हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। आज संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जैसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद हैं। ये संगठन देशों की संप्रभुता, सॉवरेंटी की रक्षा करते हैं और किसी भी देश द्वारा दूसरे देश पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। अगर कोई देश ऐसा करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा कड़े प्रतिबंधों, सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। कई देशों ने आपसी रक्षा समझौते कर रखे हैं, जैसे नाटो। इसका मतलब है कि अगर कोई एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सदस्य देश उसकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। 2, परमाणु निवारण, न्यूक्लियर डिटरेंस। जैसा कि हमने बात की, परमाणु हथियार रखने वाले देश एक दूसरे पर सीधे हमला करने से बचते हैं, क्योंकि इससे आपसी सुनिश्चित विनाश MAD हो सकता है। यह बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय कब्जों को रोकता है। 3, आधुनिक युद्ध और इसकी लागत। आज के युद्ध बेहद महंगे होते हैं। सेनाओं को बनाए रखने, उन्नत हथियार खरीदने और युद्ध लड़ने में भारी आर्थिक लागत आती है। किसी देश पर कब्जा करना और फिर उसे बनाए रखना, यानी कब्जे वाली सेना रखना, बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है। कब्जे वाले क्षेत्र में विद्रोह, गुरिल्ला युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ता है। 4, वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकीकरण। आजकल देश एक दूसरे पर आर्थिक रूप से बहुत निर्भर हैं। किसी देश पर कब्जा करने से वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाएं, सप्लाई चेन्स और वित्तीय बाजार अस्त व्यस्त हो सकते हैं, जिससे हमलावर देश को भी भारी नुकसान हो सकता है। 5, जनता का विरोध और सूचना का प्रवाह। आजकल सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं। किसी भी हमले या कब्जे की खबर तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जनता का विरोध, पब्लिक आउटरीच पैदा होता है। कब्जे वाले देश के लोग भी आसानी से हार नहीं मानते और प्रतिरोध करते हैं। फिर भी क्षेत्रीय कब्जे के हालिया उदाहरण। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय कब्जे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कुछ उदाहरण अभी भी मौजूद हैं, हालांकि वे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय निंदा और प्रतिबंधों का सामना करते हैं। रूस द्वारा यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा, 2014 में क्रीमिया का विलय और 2022 में यूक्रेन के कुछ अन्य क्षेत्रों पर कब्जे का प्रयास इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। रूस को इसके लिए पश्चिमी देशों से कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों पर इजराइल का कब्जा लंबे समय से चला आ रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कब्जा करना अभी भी संभव है, लेकिन इसके परिणाम अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल और महंगे हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर इसे स्वीकार नहीं करता गई है। हमने युद्ध के बदलते स्वरूप, परमाणु हथियारों के खतरे, AI के युद्ध में बढ़ते इस्तेमाल और आज के दौर में क्षेत्रीय कब्जे की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। अगर आपको भविष्य में किसी और विषय पर जानकारी चाहिए या कोई सवाल है तो बेझिझक पूछें। अगर आपको ये बातचीत मददगार लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।